आज इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। और इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर लेना है। कल हम लोग पढ़े थे ना ये एजुकेशन फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट पढ़े थे। कहाँ तक पढ़े थे कल हम लोग? कौन सा टॉपिक तक पढ़े थे? शारीरिक विकास के लिए शिक्षा पढ़े थे, मानसिक विकास के लिए शिक्षा। हाँ, इसके बाद संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इमोशनल डेवलपमेंट पढ़े थे। नो मैम। अच्छा, आप लोग को कोई पीडीएफ? हाँ, बोले नहीं दीजिए मैम। लास्ट पॉइंट था सेल्फ डाउट। लास्ट पॉइंट था हम लोग का सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट। मादक पदार्थों का सेवन, किशोरावस्था। अच्छा, लास्ट में आप लोगों का साउंड नहीं जा रहा था, 5 मिनट से साउंड नहीं जा रहा था, बाद में हमको ये पता चला। ठीक है, आप लोग बता रहे। अडल्ट एज में वो लोग बहुत जाते हैं, मतलब कि एंटर करते हैं एडोलेसेंस। हाँ ठीक है, बता रहे। अच्छा, आप लोगों को कोई नोट्स कल मिला है, पीडीएफ गया है फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट का? नो नो मैम। नहीं गया है। एजुकेशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था में शिक्षा, ये नहीं बताए थे? नहीं बताए थे हम, ये चीज आप लोग को बता रहे थे, लेकिन मेरा साउंड आप लोग तक नहीं पहुंच रहा था। ये चीज हमको बाद में पता चला। चलिए, यहाँ से टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होता है आज का कि एजुकेशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। इस स्टेज में बच्चों को एजुकेशन कैसे देनी चाहिए, ठीक है, किस प्रकार का एजुकेशन देना चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले तो बच्चों को फिजिकल एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है, फिजिकली जो भी चेंज आ रहा है बॉडी में बच्चों के, तो उसके लिए बॉडी में बच्चों को क्या देना चाहिए, हम लोग को एजुकेशन देना चाहिए। जैसे कि हार्मोन में बहुत ज्यादा चेंज होता है, लड़कों में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, लड़कियों में बॉडी में उस समय बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, या फिर बहुत से नए नए चीजें बॉडी लड़कियों के बॉडी में आ जाती हैं। तो वो सब चीजें बच्चों को, हम लोग को एजुकेशन के थ्रू बच्चों को बताने चाहिए। हम लोगों को अगर किसी चीज का नॉलेज रहता है तो हम लोग उस चीज से ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, या उस चीज से हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन वो चीज जब हम लोगों को उसका नॉलेज ही नहीं है, और सडनली हमारे बॉडी में अगर उस प्रकार का कोई घटना घटता है, तो बच्चे जो है उससे ज्यादा परेशान रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले बच्चों को क्या है, हम लोग को फिजिकल एजुकेशन देना है कि इस स्टेज में जो भी आपके बॉडी में चेंज हो रहे हैं, ये यूनिवर्सल है, ये हर किसी के साथ होता है। ठीक है, पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ सारी बातें शेयर करनी चाहिए, उनसे अच्छे से बिहेव करनी चाहिए, ताकि बच्चों के बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके, उनमें किसी प्रकार का हेजिटेशन ना हो। ठीक है, तो या फिर किसी प्रकार का डर ना हो, या फिर किसी प्रकार का शर्म ना हो। बच्चे जो है फ्रेंकली जो है अपने पेरेंट्स से जो कुछ भी हो रहा है वो सारी चीजें बता सके। तो ये सबसे पहले तो बच्चों को फिजिकल एजुकेशन देना चाहिए। ठीक है, इससे बच्चों में बहुत ज्यादा हम लोग का क्या देखेंगे कि बच्चों का जो है इस स्टेज में जो बहुत ज्यादा बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं, माता पिता से बहुत दूर हो जाते हैं, डिस्टेंस बन जाता है, या फिर बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये सब चीजों में बहुत ज्यादा क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन देने से। सेकंड बोल रहा है मानसिक विकास के लिए शिक्षा, यानी कि एजुकेशन फॉर मेंटल डेवलपमेंट। बच्चों के मेंटल को डेवलप्ड करने के लिए भी, मेंटली तो बच्चे बहुत कुछ चीजें फर्स्ट स्टेज से लेकर थर्ड स्टेज तक बच्चे बहुत कुछ चीजें सीख चुके हैं ऑलरेडी। बच्चे बहुत कुछ चीजों में मेच्योर हो चुके हैं, उनको बहुत चीजों का एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो भी उनका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को और अधिक क्या बनाना है, हम लोग को कुशल बनाना है, और अधिक स्किलफुल बनाना है, और अधिक उसमें बच्चों में मैच्योरिटी लानी है, या फिर उसका नॉलेज और अधिक अच्छे से देना है। तो इन सब चीजों के लिए बच्चों को हमें मेंटल एजुकेशन भी, मेंटल डेवलपमेंट करवाने के लिए भी बच्चों को एजुकेशन देने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम ब्रॉड तरीके से बच्चों को ये साइंस से रिलेटेड चीजें बताएंगे,
ह्यूमंस बॉडी में क्या क्या चेंजेज होते हैं, क्या क्या ऑर्गन है, गर्ल्स में या बॉयज में, टीनेजर में क्या क्या चेंजेज होते हैं, इसको हम ब्रॉडली बताएंगे। तो बच्चे मेंटली से क्या होते हैं, प्रिपेयर रहते हैं, और इस प्रकार के जो भी उनके पास प्रॉब्लम आएगा उसको फेस करने के लिए भी बच्चे प्रिपेयर रहते हैं। तो ये सभी चीजें हम लोग को बच्चों को बतानी चाहिए एजुकेशन के थ्रू। थर्ड बोल रहा है कि हम लोग का संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि हम क्या देखे थे, किसी स्टेज में बच्चों का इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है, जो भी इमोशंस होता है उसको वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बहुत ही तेजी से उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, गुस्सा आता है तो गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी और प्रकार का अगर कुछ होता है तो उस पर बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हमें बच्चों को इमोशनली भी क्या करना है, बहुत कुछ चीजों की का शिक्षा देना है। जैसे कि क्या, देखिए बोल रहा है कि इस स्टेज में बच्चे क्या होते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत ज्यादा उथल पुथल में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, मेंटली बहुत परेशान रहते हैं, सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स से किसी चीज को खुले तौर पर नहीं बता पाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बच्चे किसी से अगर अच्छे से अपने बातों को शेयर करने के लिए अगर किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो वो होते हैं अपने फ्रेंड्स, जिनसे उनका बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन होता है। तो ऐसे फ्रेंड्स से वो अपने बातों को शेयर करते हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स भी क्या है, उन्हीं के हम उम्र हैं, तो वो उनके चीजों का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चों में क्या होता है, हम लोग क्या देखें, इमोशनली बहुत उथल पुथल रहता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा जो है बच्चे इस स्टेज में संघर्ष करते हैं, सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा करते हैं, और अपने बॉडी में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसका उनको ये अनुभव तो होता है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसका सोल्यूशंस कैसे निकाले और वो क्यों हो रहा है, उनके साथ ही उनको अक्सर प्राय क्या लगता है कि ये उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है, बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो किसी से शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी के थ्रू उनको इस बात का इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ ही अकेला हो रहा है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन में रहते हैं, या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। ठीक है, तो हमें बच्चों को इन सब चीजों इमोशनली, जब हम देखिए, जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेस रहेंगे या फिर बहुत ज्यादा टेंशन में रहेंगे तो हमारे इमोशंस पे भी तो उसका प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा ना। हम मान लीजिए बहुत ज्यादा टेंशन में है, हमारे अंदर जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन में है, या फिर एग्जाम का बहुत प्रेशर है, जो भी है, तो इससे क्या होता है, हमारा इमोशन इससे सबसे पहले इफेक्टेड होता है। हम लोग बहुत टेंशन में हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा डीपली सोचने लगेंगे, या फिर चिड़चिड़े हो जाएंगे। ठीक है, या फिर दूसरों से कटे कटे रहेंगे, एकदम सैड रहने लगेंगे। तो ये सारे इमोशन जो है, मतलब जिसका हम लोग का जो है ना, जो भी बॉडी में कुछ ना कुछ जो भी इफेक्ट हो रहा है, चाहे फिजिकली जो भी हम लोग का इफेक्ट हो रहा है, चाहे मेंटली जो भी इफेक्ट हो रहा है, सब हम इसे सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई भी एक पार्ट अगर इफेक्टेड होता है तो उससे दूसरा पार्ट भी इफेक्टेड होगा। तो अगर बच्चों का फिजिकली इफेक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है इमोशनली बच्चे भी डिस्टर्ब रहेंगे। अगर मेंटली इफेक्टेड हो रहा है तो बच्चे का इमोशंस भी इफेक्टेड रहेगा। ठीक है, बच्चे के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, मेंटल पे इफेक्ट पड़ेगा, उनके इमोशंस पे इफेक्ट पड़ेगा, सबके सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो क्या होता है, अगर बच्चे बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा सैड है, तो उनके कॉग्निशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उनके हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। वो क्या होंगे, सोसाइटी से, समाज से, हर किसी से वो क्या होंगे, दूर रहने लगेंगे, कटे कटे रहने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, उनका पूरा का पूरा डेवलपमेंट, पूरा मेंटल, इनका फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, कॉग्निशन हो गया, लैंग्वेज हो गया। देखिए लैंग्वेज में भी देखिए, बच्चे जब समाज से, सोसाइटी से दूर रहते हैं, किसी से बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो जब बच्चे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो उनका लैंग्वेज भी इफेक्टेड होता है, भाषा में भी उनका डेवलपमेंट में भी प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ेगा, बच्चे जब कम्युनिकेशन करते हैं, बोलते हैं, तभी उनको नए नए शब्दों का या फिर नए नए चीजों का ज्ञान होता है। जब हम बात ही नहीं करेंगे, किसी से कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे, तो हमको नई नई शब्दों का ज्ञान कैसे होगा, नॉलेज कैसे होगा। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों का क्या करती है, इनडायरेक्टली जो है उनका एक अगर पक्ष प्रभावित हो रहा है तो उनका दूसरा पक्ष भी प्रभावित होगा, इससे उनका संवेग जो है क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, अगर बच्चे जो है दुखी हैं तो उनसे क्या होगा, बच्चे अगर सैड हैं तो उनका हर एक पार्ट अगर इफेक्टेड हो रहा है। अगर बच्चे खुश हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, तो उससे बच्चों का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। मान लीजिए बच्चा बहुत खुश है, उसके पेरेंट्स जो है उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, या फिर उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करने के लिए उसका पेरेंट्स उसका सपोर्ट करते हैं, बच्चा बहुत खुश है, ठीक है, तो उससे उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है।
किसके कंपेयरिंग में? ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा सैड है, जिनका हेल्प करने वाला कोई नहीं है, या फिर जिसके सिचुएशन को समझने वाला कोई नहीं है, तो उसके कंपेयरिंग में देखा जाए तो ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे, उनका हर एक पार्ट डेवलप करेगा, उनका बॉडी डेवलप करेगा, उनका मेंटल डेवलप करेगा, उनका लैंग्वेज डेवलप होगा, हर एक चीज उनका डेवलप करेगा। लेकिन इन बच्चों का हर एक चीज जो है क्या होगा, एक स्तर तक डेवलपमेंट तो होता है, रुकता नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से होना चाहिए या फिर उस स्टेज में जितना हम लोग को नॉलेज मिलना चाहिए वो चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए, अगर बच्चे इस स्टेज में हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज्यादा तनाव में हैं, तो हमको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मतलब बच्चों में हम लोगों को बच्चों को खुश रखना है, बच्चों को हैप्पी करना है, ताकि बच्चे जो है सही ट्रैक पर चल सके। ये क्या होता है, ग्रोइंग एज होता है। इस स्टेज में बच्चों का क्या हो रहा है, सारा का सारा हर एक पार्ट जो है डेवलप कर रहा है, बॉडी हो गया, मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, हर एक चीज डेवलप कर रहा है। तो बच्चे खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, उनमें टेंशन फ्री रहेंगे, तो ही उनका जो है सही से हर चीज जो है ग्रो कर पाएगा या फिर डेवलप कर पाएगा। तो हमें बच्चों को इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी एजुकेशन देना चाहिए। फोर्थ नंबर पॉइंट बोल रहा है सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या देखें कि इस स्टेज में बच्चे सोसाइटी से भी बहुत दूर रहते हैं। सोसाइटी वाले जो है बच्चों को क्या समझते हैं, बच्चे समझते हैं, लेकिन वो अपने आप को एडल्ट समझ रहे हैं। सोसाइटी वाले उसको एडल्ट के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर फैमिली वाले भी उसको एडल्ट के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को बच्चों को सोशल डेवलपमेंट भी देना चाहिए कि सोसाइटी के साथ हमको कैसे इंटरेक्ट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इस स्टेज में बच्चे तो अपने ग्रुप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, स्कूल में भी जाते हैं तो बच्चे ग्रुप में ही रहते हैं, ग्रुप को ही बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, जिनकी सदस्यता ग्रहण करने करके किशोर अपना अनुकूल सॉरी बच्चे किशोरावस्था के स्टेज में आने के बाद जो है, किशोर जो होते हैं 12 से लेकर 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनका अपना एक सोसाइटी बन जाता है, उनका अपना एक समाज बन जाता है। जैसे कि उनका फ्रेंड सर्कल, वो अपना उनका एक सोसाइटी है, उसको ज्यादा वो अहमियत देते हैं, ज्यादा वो वैल्यू देते हैं। उस सोसाइटी अपने उस सोसाइटी से, अपने उस फ्रेंड सर्कल से वे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सभी बच्चे जो है अलग अलग फैमिली से, अलग अलग बैकग्राउंड से रिलेटेड है, तो वो जो कुछ सीख कर आते हैं या फिर वो जो कुछ भी ऑब्जर्व करके अपनी फैमिली से या फिर सोसाइटी से ऑब्जर्व कर कर आते हैं, एक जगह आके वो वहां पे चीजों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, चाहे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो एक दूसरे से लोग बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से बहुत सी चीजों को क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो अपने ग्रुप के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। इसके बाद अपने सोसाइटी के माध्यम से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ, जिन बच्चों की सोसाइटी ऐसी है जो उनको क्या कर रहा है, उनको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर रहा है, या फिर उन बच्चों को बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, या फिर उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसी सोसाइटी वाले बच्चे जो होते हैं ना, ये प्राय जो है गलत ट्रैक अपनाने की कोशिश करते हैं, गलत राह अपना लेंगे। मान लीजिए सोसाइटी में एक बच्चा ऐसा है जो बहुत ज्यादा शरारत करता है, बदमाशी करता है, लोग उसको बार बार बुरा भला करते हैं। हम क्या बोले, इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं ना, वो अपना जो निंदा यानी कि अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करते हैं, अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। आप अगर उनकी तारीफ करोगे तो समाज सेवा वाला भी गुण उनके अंदर होता है, वो आपका हर तरफ से हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप उनकी बुराई करोगे तो आपके लिए वो कुछ अहित भी कर सकता है, आपके लिए वो कुछ बुरा भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा सोसाइटी, ऐसा समाज जो बच्चों को बार बार क्या कर रहा है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या फिर उनके लिए बुरा बुरा बोल रहा है, तो उस सोसाइटी में बच्चे जो है बुरा टैग अपनाने की कोशिश करते हैं, बुरे गलत राह पे जाने का उनका संभावना ज्यादा रहता है। ठीक है, बार बार अगर आप उनको टीज करोगे, परेशान करोगे, तो वो आपके साथ भी बुरा कर सकता है। लेकिन जहाँ सोसाइटी के पर्सन, ज्यादातर एजुकेटेड सोसाइटी जो होती है ना, वहां पे लोग समझते हैं कि इस स्टेज में बच्चों को कैसे हैंडल करना है या किस प्रकार से बच्चों को हमको ट्रीट करना है, उनको पता रहता है। तो वो क्या करते हैं, वहां के बच्चे जो होते हैं, अपर सोसाइटी के बच्चे जो होते हैं या फिर एजुकेटेड सोसाइटी के जो बच्चे होते हैं, वहां के बच्चे जो होते हैं, वो देखिएगा प्राय जो होते हैं वेल एजुकेटेड होंगे, या फिर अच्छे प्रोफेशन में जाएंगे, या फिर अच्छे से सोसाइटी से अच्छे से बिहेव करते हैं। उनका कल्चर और इनका कल्चर, इन दोनों के कल्चर में बहुत अंतर होता है। ठीक है, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा, जहाँ पे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, सोसाइटी के बाकी अदर्स पर्सन एजुकेटेड नहीं है,
तो वहां का कल्चर क्या होगा। और ऐसा कल्चर देखिए जहाँ पे हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई एजुकेटेड है, उनकी सोसाइटी में रहने वाले हर एक पर्सन एजुकेटेड है, तो वहां का कल्चर, दोनों में अंतर होता है ना, दोनों ही बच्चों में। आप एक सरकारी स्कूल के बच्चे को ले लीजिए और एक हम लोग का संजीवियस डीपीएस चिन्मया जैसे स्कूल के बच्चों को ले लीजिए, उन दोनों ही बच्चों के कल्चर में बहुत डिफरेंट होता है, बोलने का तरीका, ठीक है, उनका फिजिकल लैंग्वेज, हाव भाव, हर चीज अलग होता है। इन बच्चों का सब हर चीज में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो क्या होता है, हम लोग का समाज जो होता है इनके कैरेक्टर को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, समाज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये समाज का भी बहुत बड़ा दायित्व है कि बच्चों को किस प्रकार से ट्रीट करे, ठीक है, ताकि बच्चों का भविष्य जो है अच्छा बने। इसके बाद बोल रहा है व्यक्तिगत विभेद के अनुकूल शिक्षा। यहाँ पे बोल रहा है एजुकेशन विद द इंडिविजुअल डिफरेंस। हर एक बच्चा जो होता है एक दूसरे से क्या है, इंडिविजुअली डिफरेंट है, कोई एक जैसा नहीं है, एक समान नहीं है। यहाँ पे आप लोग इतने सारे प्रेजेंट हो, सब हम उम्र के होंगे, एक साथ पढ़ते होंगे, लेकिन सबका एज एक जैसा होगा, लेकिन सबके बोलने का तौर तरीका या फिर हम जो बता रहे हैं उसको चीजों को ग्रहण करने या समझने का तरीका एक जैसा होगा नहीं, सब अलग अलग तरीके से उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं या उस चीज को समझते हैं, ठीक है। सबका हर एक चीज डिफरेंट होता है, हर एक चीज में अलग होगा। इंडिविजुअली कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन जैसा एक समान नहीं हो सकता है। जुड़वा भाई बहन भी एक जैसे नहीं होते, उनमें भी डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखकर, अगर हम क्लासरूम में, एक क्लास में हम ढेर सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सभी बच्चे तो इंडिविजुअली एक दूसरे से अलग है ना, डिफरेंट है ना, सबके सोचने समझने की क्षमता अलग है, सबको जानने की क्षमता अलग है, सबकी बुद्धि लब्धि अलग है, यानी कि सबका आईक्यू लेवल अलग है, ठीक है, हर एक चीज डिफरेंट है। तो हमको उस डिफरेंस को ध्यान में रखकर उस कक्षा में, उस क्लास में बच्चों को एजुकेट करना है, उसको शिक्षा देनी है, ठीक है। हम सबको एक ही लेवल में पढ़ाएंगे, एक ही तरीके से पढ़ाएंगे, तो सब बच्चे उसको समझने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं, सब बच्चे उस चीज को नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे, मान लीजिए अगर हम एक लो लेवल में एकदम लो होकर बच्चों को, जो क्लास का सबसे कमजोर बच्चा है उसके लेवल में जाकर समझाएं, ठीक है, तो वह बच्चा तो समझ जाएगा। लेकिन जो बच्चा बहुत तेज है, जो बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, उसके लिए ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। और वो बच्चा जो है क्लास में धीरे धीरे बोर फील करने लगेगा। बोर फील करने के बाद वो बच्चा जो है टीचर्स को कोई वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो इससे वह बच्चा जो है एजुकेशन जो उसका बहुत अच्छा था, वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, जो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, अब वो उसका स्टडी से भी क्या हो जाएगा, स्टडी से भी धीरे धीरे बच्चा बोर होने लगेगा, ठीक है, स्कूल नहीं आएगा। उसको पता है कि टीचर जो है एक ही घिसी पिटी चीजों को बार बार बताता है, वो स्कूल नहीं आएगा, टीचर्स को वैल्यू नहीं देगा, एजुकेशन को वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, अपने आप को सुपीरियर समझने लगेगा। तो हम एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं। और अगर मान लीजिए हम क्लास में उस बच्चे को लेकर चल रहे हैं जो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, उसके लेवल में हम सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इससे वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे जो बच्चे बहुत कमजोर हैं। तो हमको हर बच्चे को ध्यान में रखकर ही एजुकेशन देना है, जिससे कक्षा में, क्लास में जितने भी हम लोग के स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, उन सभी को जो है, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो चीज उनको समझ में आए। हर एक के लेवल में हमको जाके उनको समझाना है। तो इस चीज को ध्यान रखना भी क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस को। यौन शिक्षा यानी कि सेक्स एजुकेशन भी बच्चों को स्कूल में देने चाहिए। आज के डेट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो क्योंकि आज जो है एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है, या फिर बच्चे जितना ब्रॉडली हर एक चीज को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये चीजों के लिए आज हम लोग का सोसाइटी जितना ज्यादा हम लोग का डेवलप्ड कर चुका है, जितना नॉलेज बच्चों को आज के डेट में हो चुका है, तो इन सब चीज का नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो बच्चों का क्या होगा, आगे जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। 7 नंबर पॉइंट बोल रहा है हम लोग का उपयुक्त शिक्षण विधियों का उपयोग, यूज ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड, ठीक है। जो भी टीचिंग एड्स हैं हम लोग के, जो भी टीचिंग मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि बुक्स हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, मॉडल्स हो गए, इन सब के थ्रू हम लोग को बच्चों को क्या करना है, एजुकेशन देना है। क्योंकि जितना ज्यादा हम बच्चों इन सब टीचिंग मेथड्स का यूज करेंगे, बच्चे उतना अच्छे से किसी भी टॉपिक को समझने में समर्थ रखते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों का हम लोग को प्रॉपरली क्या करना है, यूज करना है।
और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगला है 8 नंबर पॉइंट है कि किशोरों के प्रति वयस्क जैसा व्यवहार करना, एडल्ट टाइप बिहेवियर टुवर्ड्स द एडोलेसेंस। ठीक है, यानी कि जो किशोर है उसको हमको क्या, इससे पहले भी आप लोगों को बताए थे इस टॉपिक के बारे में कि जो किशोर है वो अपने आप को क्या समझ रहा है, वो अपने आप को एडल्ट समझ रहा है। अगर पेरेंट्स उसको बीच में डांट दे कि बच्चे हो बच्चे की तरह रहो, दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा बिहेव करने से तो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे कटे कटे रहेंगे। तो हमको क्या करना है, उनको एडल्ट की तरह बिहेव करना है उनसे। ठीक है, उनके बातों को भी वैल्यू देना है। अगर समाज में या सोसाइटी में वो हमको अपना कोई राय बता रहे हैं, अपना कोई व्यू पॉइंट दे रहे हैं, तो हम उसके व्यू पॉइंट को भी एक्सेप्ट करेंगे, उसको भी हम अप्रिशिएट करेंगे, बच्चे को बोलेंगे कि हाँ तुम्हारा जो पॉइंट है वो सही है, ठीक है, तुम्हारी बातों को भी रखना चाहिए। तो इससे बच्चा का क्या होगा, बच्चे को ऐसा लगेगा कि नहीं हम भी क्या है, हमारा भी सोसाइटी में, समाज में या फैमिली में हमारा भी कोई अस्तित्व है, कोई रोल है। ठीक है, हमारी बातों को भी वैल्यू दिया जाता है। और इससे बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से भी फ्रेंडली कुछ भी बोलने के लिए क्या होता है, रेडी रहता है। अपनी बातों को वो छुपाएगा नहीं, अपने पेरेंट्स से कोई भी बात शेयर करने के लिए बच्चा जो है एनी टाइम रेडी रहेगा। तो हमें क्या करना है, बच्चों को वयस्क जैसा, बच्चों के साथ वयस्क जैसा व्यवहार करना है, उनको डांटना धमकाना नहीं है, उनको किसी भी मामले में बार बार इंटरप्ट भी नहीं करना है। इस स्टेज के बच्चों को हर एक मामले में बार बार टोकना भी नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, हर एक मामले में बार बार टोकना नहीं चाहिए। ठीक है, और कोशिश करना चाहिए इस स्टेज के बच्चों को कि हम उसको बड़े की तरह, एडल्ट की तरह उससे बिहेव करें, ताकि उसको भी लगे कि हम अब बड़े हो चुके हैं, हमारे पास भी हम भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक हो चुके। ठीक है, तो ये था हम लोग का डेवलपमेंट जो कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए, आप लोगों को इसमें कुछ डाउट है पूरे टॉपिक में? कोई डाउट है? आप लोगों को साउंड जा रहा है ना? यस मैम, हाँ, बोलिए फिर। नहीं डाउट है तो फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे शुरू से लेके, स्टार्टिंग से लेके ये पूरा टॉपिक वाला, पूरा का पूरा। मैडम पूछिए। क्वेश्चन पूछिए, चलिए क्वेश्चन पूछते। किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा बताइए तो हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है, विकास के सिद्धांत क्या क्या है, विकास के सिद्धांत क्या क्या है? मैम, निरंतर विकास का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत और सामान्य व विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ज्योति जी आप हमको ये बताइए तो विकास का जो सिरह पदामुखी सिद्धांत होता है वो क्या है, विकास का सिरह पदामुखी सिद्धांत क्या है? मैडम उतना प्योर हिंदी में मत बोलिए ना। अच्छा सुभानु जी आप बताइए। मैम, ये विकास की दिशा का सिद्धांत है मैम, जिसमें उसका सिर से लेकर के मुख तक का पहले विकास होता है 6 महीने के अंदर में, शायद। मैम इसके मैम सिर से थोड़ा पैर सा की ये और कॉमन डायरेक्शन हिंदी होता में है बोलिए ना मैडम। डेवलपमेंट का। अच्छा हिंदी में बताएं। सिरा पदामुखी सिद्धांत का मतलब होता है अच्छा इसका पहले इसका आंसर हमको किसी दूसरे से जान लेने दीजिए पहले। हाँ अजय जी बताइए। ये सर मैम जो दिशा का जो है ना, विकास की दिशा के ये सिद्धांत का है कि जो बच्चे में जो विकास होता है वो सिर से लेकर पैर तक होता है।
बच्चे में विकास जो होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, सिर से पैर तक होता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे का क्या ग्रोथ करता है, सबसे पहले बच्चे का सिर ग्रोथ करेगा, इसके बाद उसके बाकी अंग जो है डेवलप करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शिरापदामुखी सिद्धांत, ठीक है। अच्छा ज्योति जी आप बताइए, आप ही के लिए है विकास का जो ये हम लोग का एक जो प्रिंसिपल है जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। निरंतरता का सिद्धांत जो होता है जिसको हम लोग कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कहते हैं, इसको कैसे बताएंगे। मैम चाइल्डहुड का नहीं, हम डेवलपमेंट का पूछ रहे हैं। हम लोग डेवलपमेंट का भी बहुत सारा थ्योरी पढ़े ना, ठीक है, बहुत सारा प्रिंसिपल पढ़े। अभी अभी सुभानु जी बहुत सारा प्रिंसिपल हेरिडिटी बताए। नहीं, हम लोग का डेवलपमेंट का बहुत सारा प्रिंसिपल है, उसमें एक प्रिंसिपल है हम लोग का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का, यानी कि विकास जो है निरंतर चलती रहती है। इसका थ्योरी क्या, ये क्या है, इसको कुछ एक्सप्लेन कीजिएगा। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। अच्छा ये बताइए ज्योति जी, जो ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है, इन दोनों में कोई डिफरेंट होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई डिफरेंट है, हाँ, बताइए। ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट मेंटली फिजिकली दोनों। मेंटली फिजिकली दोनों होता है। और हाँ निधि जी रुकिए, हम आपसे भी क्वेश्चन पूछें। और भी होता है, ग्रोथ हम लोग का फिजिकली हो रहा है और डेवलपमेंट मेंटली फिजिकली दोनों होता है। और अच्छा बताइए निधि जी, आप बताइए तो। मैम ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड के बाद रुक जाता है, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलते रहता है। और भी है, और है इसमें कुछ। अजय जी हैं, सुदीप्ता जी हैं, आप लोग आंसर दीजिए। सुभानु जी मैम जो रुकिए। ये जो हाँ ग्रोथ होता है ना मैम, ये होता है कि एक निश्चित समय के जाने के बाद वो रुक जाता है। हाँ ये तो और बताइए जो निधि जी, विकास होता है इसके कि हम लोग का अलावा भी। जीवन पर्यंत हम लोग सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, मतलब जब तक हम लोग रहते हैं, जब तक जिंदा है तब तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो वो हमारा विकास है। और कोई बताइए इसमें कुछ और। मैम जो वृद्धि है ना वो बाहरी रूप से दिखाई दे सकता है, लेकिन विकास जो है वो आंतरिक रूप में होता है, वो वो दिखाई नहीं देता है। ग्रोथ जो है वो हम लोग का क्या होता है, वो हम लोग का आउटर डेवलपमेंट होता है, जबकि डेवलपमेंट हम लोग का होता है वो इनर होता है, वो हम लोग को दिखता नहीं है। बच्चों में जो भी क्वालिटी है वो क्वालिटी में हम लोग को क्या होता है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई देता है ग्रोथ, ये डेवलपमेंट में, ठीक है। जबकि ग्रोथ में क्या होता है, बॉडी का बढ़ना, हाथ पैर का बढ़ना, यही सब होता है ना। ग्रोथ हम लोग का क्या होता है, मात्रात्मक होता है, यानी कि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग माप तोल सकते हैं। और हम लोग का डेवलपमेंट क्या होता है, ये हम लोग का गुणात्मक होता है, ये गुणात्मक होता है। गुणात्मक होता है, जिसमें हमको गुणों में परिवर्तन दिखता है। बच्चों के क्वालिटी में बहुत ज्यादा हमको डिफरेंस दिखेगा, जैसे जैसे बच्चों का एज बढ़ेगा, बच्चों में बहुत सारे जो क्वालिटीज हैं, गुण हैं, उन सबों में हमको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। जो बच्चा मैम चलना नहीं जानता था सही से। हाँ निशांत जी बोलिए। मैम विकास तो मैम दोनों होता है ना, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होता है ना हाँ मैम वो। विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होता है। मैम ग्रोथ विकास हम लोग का गुणात्मक भी होता मैम ग्रोथ एक्सटर्नल प्रोसेस है, डेवलपमेंट इंटरनल है। हाँ प्रोसेस है। मैम विकास को हम लोग ब्रॉड मीनिंग में यूज करते हैं और वृद्धि को संकुचित। वृद्धि को संकुचित। अच्छा ये बताइए, ये जो हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन है, ये क्या है, जिनसे पूछेंगे वही बताइएगा, ठीक है। चलिए, कहाँ चली गई गायत्री जी, मैम नहीं है। गीता जी बताइए, मॉडिफिकेशन का हिंदी बताइएगा गीता मैम। जी। यस मैम। परिमार्जिता का ओके सिद्धांत, मैम। परिमार्जिता का सिद्धांत क्या है।
मैम इसको हम अगर कोई भी गलती होता है तो नहीं इसको हम मैम, सुधार सकते हैं इसमें मैम, उसी को मॉडिफिकेशन। गीता जी को बोलने दीजिए। ये शायद हम नहीं किए हैं मैम, ये वाला फिर से पूछिए तो एक बार। हिंदी मैम, हिंदी में बोलिए ना। परिमार्जिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन, नहीं पढ़ी है आप? मैडम हम भी नहीं पढ़ रहे हैं ये सब। नहीं पढ़े हैं मैम। चलिए, कौन इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे? हम कर सकते हैं मैम। करिए। मैम इसको हम एक छोटी जैसे कोई भी गलती को हम सुधार सकते हैं मैम। जैसे कोई बच्चा जन्म के समय उसका हाथ पैर टेढ़ा है, तो उसको हम मालिश के द्वारा हम उसको पैर को सही लाइन में ला सकते हैं मैम। मालिश करके, मसाज करके उसको सुधार सकते हैं। उसी को मॉडिफाई परिमार्जिता का सिद्धांत करते हैं मैम। शुभानु जी, आप भी कुछ बोल रहे थे, बोलिए तो। मैम इस प्रिंसिपल के अनुसार बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है उसमें मतलब हम लोग उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है या जो उसका डेवलपमेंट स्पीड है उसको हम लोग मतलब उसका अनुमान लगा सकते हैं। उसका हिंदी क्या बोलते हैं, परिभाषण किया जा सकता है। मॉडिफिकेशंस का थ्योरी, हाँ अजय जी बताइए। ये मैम परिमार्जिता के सिद्धांत के अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि किसी बच्चे का जो व्यवहार होता है, अगर मान लेते हैं कि बच्चा अगर पहले से कुछ दूसरा परिवेश में रहा, मान लेते हैं वो बुरा परिवेश में रहा, तो हम उसको हम क्या कर सकते हैं कि दिशा निर्देश देके प्रशिक्षण करके हम उसका व्यवहार को बदल सकते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा हम बच्चा अगर गलत ट्रैक पे चला गया है या फिर बच्चे में कोई गलत आदतें हैं तो हम उसमें बच्चों में सुधार ला सकते हैं शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा। आप भी निशांत जी जो बोले वो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। वो बहुत कम एज के बच्चों में उस प्रकार से हम लोग परिमार्जित करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, बच्चा का कहीं अगर गलत ट्रैक पे चला गया है या फिर गलत उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस लाते हैं, उसमें सुधार लाते हैं। सुधार लाने के लिए हम शिक्षण प्रशिक्षण का भी यूज कर सकते हैं। हम बच्चों का मेंटली भी हम उसको सुधार लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आप लोग को क्या बताए थे, जितने भी मान लीजिए टीनेजर के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अगर बच्चे किसी गलत राह पे चले गए या कोई क्राइम कर दिए तो ऐसे बच्चों को कैसे स्कूल में रखा जाता है, कैसे मतलब कैसे अलग जगह पे ट्रीट किया जाता है, उनको जुवेनाइल कोर्ट में रखा जाता है, वहां पे उनको अलग से ट्रीट किया जाता है, उनको एजुकेशन दिया जाता है। क्यों उन लोग को ऐसे एजुकेशन दिया जाता है? ताकि बच्चा जो गलत ट्रैक पे गया है वहां पे हम उसका मॉडिफिकेशन कर सके, जो बच्चा गलत ट्रैक पे गया उसको फिर से वापस सही ट्रैक पे ले आ सके, ठीक है। वो दोबारा वो गलती ना करे, दोबारा उस प्रकार का क्राइम ना करे, इसलिए बच्चों को वैसे जुवेनाइल कोर्ट में रखा जाता है, उनको वैसा एजुकेशन दिया जाता है, उनको मेंटली माइंड में उनका जो कुछ भी क्राइम से रिलेटेड जो कुछ भी है उसको दिमाग से हटाने की कोशिश की जाती है। ये सारा हम लोग का परिमार्जिता के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये आप कोई एक जन ये बताइए तो, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन सा हम लोग का फैक्टर है जो हमारे डेवलपमेंट को इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है? मैम हेरिडिटी, अनुक्रम और वातावरण मैम। हेरिडिटी है, वंशानुक्रम है, वातावरण, ये और मैम इंटेलिजेंस भी, शायद इंटेलिजेंस और इमोशन और हेल्थ मैम। स्वास्थ्य होगा मैम। न्यूट्रिशन और इम्पोर्टेंट मैम सोसाइटी और हाँ सोसाइटी। चलिए अब बताइए तो कौन है प्रेजेंट जिनसे हम क्वेश्चन पूछे? अंकित जी, अंकित है ना, अंकित कुमार, बताइए तो हम लोग का जो फर्स्ट स्टेज होता है शैशवावस्था, इन्फेंसी, ठीक है, ये स्टेज कब से कब तक का होता है? 1 से लेकर 12 वर्ष तक होता है शैशवावस्था। ये 0 वर्ष से लेकर के 0 से लेकर के 3 साल तक की उम्र के बच्चे को शैशवावस्था कहा गया है। 0 से 3 वर्ष? जी मैम। 3 बोल रहे हैं? 0 से 3 वर्ष को हम लोग शैशवावस्था में रखेंगे? हाँ शुभानु जी बोलिए, आप सबसे पहले एड्रेस कर रहे हैं। 0 से 2 वर्ष तक ही होता है ये। 0 से 2 वर्ष तक का ही हम लोग का क्या होता है, शैशवावस्था का स्टेज होता है, ठीक है।
चलिए निधि जी आप भी हाथ उठाइए। चलिए आप बताइए निधि जी, शैशवावस्था। हाँ, 0 से 2 वर्ष वो हमको पता है, पता चल गया। 0 से 2 वर्ष होता है अंकित जी, याद रखिएगा, ठीक है। 0 से 3 नहीं, 0 से 2 वर्ष। अच्छा बताइए, हम लोग का जो फर्स्ट स्टेज होता है शैशवावस्था, इन्फेंसी, इसमें बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है, किस किस पार्ट में बच्चों का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से होता है, किस किस चीजों में? मैम हाइट। हाइट, फिजिकल डेवलपमेंट होगा बहुत तेजी से, फिजिकल और मेंटल मैम डेवलपमेंट। बोलना, चालना, खाना पीना, ये सब में रेंगना। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता मैम है, लर्निंग लैंग्वेज प्रोसेस भी डेवलपमेंट बहुत फास्ट तेजी होता से है। होगा। अच्छा ये बताइए, जो इस स्टेज में बच्चे होते हैं उनमें मोरल डेवलपमेंट होता है? नो मैम। नो मैम। लास्ट में मैम होता नहीं, है। इस नहीं स्टेज में बच्चों में मोरल डेवलपमेंट होता ही नहीं है, बच्चों में कोई नैतिक विकास इस स्टेज में नहीं होता है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट भी नहीं होता है मैम। आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग किस स्टेज को कहते हैं? सीखने का आदर्श काल, आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग किस स्टेज को कहते हैं? बाल्यावस्था मैम। बाल्यावस्था को मैम। बाल्यावस्था को आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग कहेंगे। बच्चे इस Later स्टेज में childhood. सीखते हैं। क्या बोली ज्योति जी? Madam, later childhood. लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड को हम लोग आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग कहेंगे। बच्चे किस स्टेज में सबसे ज्यादा सीखते हैं? दूसरों को देखकर, ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन Early का जो childhood. डेवलप। हाँ, Early childhood. अर्ली चाइल्डहुड। हाँ. पूर्व बाल अवस्था में मैम। किसमें होगा अजय जी? यस मैम, बाल्यावस्था ही होगा। जो 0 से 6 साल तक ना बच्चे में थोड़ा विकास, सीखने का प्रवृत्ति ज्यादा होता है मैम। बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष। यस मैम, जिसमें हम लोग इसमें के शैशवावस्था को भी ऐड कर लेते हैं। बाल्यावस्था को 0 से 6 वर्ष रखेंगे ही नहीं हम लोग। नहीं मैम, ये तो शैशवावस्था कहाँ गया? बाल्यावस्था जो प्री चाइल्डहुड होता है ना, उसमें मैम। निधि जी क्या बोल रही है, बोलिए। मैम इन्फेंसी। इन्फेंसी, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग हम लोग का इन्फेंसी होता है। निधि जी आप म्यूट कीजिए। आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, सीखने का आदर्श काल हम लोग का इन्फेंसी स्टेज कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में बच्चे जो है दूसरों को ऑब्जर्व करके बहुत ज्यादा सीखते हैं। ये चीज बताए थे, इस स्टेज में बच्चे दूसरों को ऑब्जर्व करके बहुत ज्यादा सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन जो होता है ना बच्चों का, इस स्टेज में बहुत ज्यादा ये होता है, बहुत तेजी से होता है। किसी भी चीज को आप कैसे अपने हाव भाव कर रहे हैं, आंखों को कैसे कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हम बोले नहीं थे इस स्टेज में कि आप जो करेंगे बच्चा वही देख कर करेगा। 0 से 2 वर्ष आपको जो करेंगे बच्चा आपका नकल करेगा, आपका अनुकरण करेगा, आप ही को ऑब्जर्व करेगा, और ये उसका सीखने का काल होता है। इसीलिए इसको आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग कहा जाता है, सीखने का सबसे उत्तम काल होता है, ठीक है। यस मैम। आप लोग डाउट में हैं बहुत कुछ, सबको फिर से रिवीजन कीजिएगा। अच्छा, जीवन का अनुपम काल किसको कहेंगे? चाइल्डहुड को मैम, किशोरावस्था। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था या प्री चाइल्डहुड या पोस्ट चाइल्डहुड? प्री चाइल्डहुड। मैम बाल्यावस्था ही। प्री प्री चाइल्ड चाइल्डहुड कौन बताया है? हम मैम। निशांत जी सही है, बाकी सब गलत है। निशांत जी आप नो 2 बार मैम, पढ़े। बाल्यावस्था ही को ना कहा जाता क्या है। मैम? निशांत जी मैम आप 2 बार बाल्यावस्था पढ़े, ही है ना, वही चीज। जी मैम, हम इसको 2 बार पढ़ रहे हैं मैम। फिर भी गलत कर रहे हैं। बाल्यावस्था को जीवन का अनुपम काल कहा जाता है, ना ही प्री चाइल्डहुड ना ही पोस्ट चाइल्डहुड। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड केवल आएगा, ठीक है। जी मैम। चाइल्डहुड को अगर हम लोग एज मानेंगे तो चाइल्डहुड का एज क्या होगा? मैम 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। और प्री चाइल्डहुड का एज क्या होगा? मैम 6 से
भूल गए 2 मैम। से 6 ओ सॉरी 2 मैम, से 2 से 6 6, 2 से 2 6 से वर्ष में। 6 जी मैम। प्री चाइल्डहुड का एज हो जाएगा 2 से 6। पोस्ट चाइल्डहुड का एज क्या होगा? 6 से 6 से 12 12 मैम। 6 से 12। प्री गैंग एज किसको कहते हैं? मैम प्री चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड प्री चाइल्डहुड, प्री गैंग एज। ठीक है। प्रॉब्लम स्टेज किसको कहेंगे? प्री मैम चाइल्डहुड मैम। प्री चाइल्डहुड को। प्री चाइल्डहुड को प्रॉब्लम स्टेज कहेंगे। अच्छा हम लोग ये बताइए तो प्रॉब्लम, ये हम लोग का जो प्री चाइल्डहुड होता है, ये जो स्टेज होता है, इस स्टेज में बच्चों में लॉजिकल पावर होता है या नहीं? बच्चों नहीं में होता है। नहीं होता है मैम। लॉजिकल पावर होता है या नहीं? नहीं होता है। होता है नहीं लेकिन मैम, ये इस गलत ही रहता है लॉजिक पावर मैम इनका। इमेजिनरी हाँ। वर्ल्ड में रहते हैं। हाँ, लॉजिक पावर बच्चों का रहता है, लेकिन बच्चों का लॉजिक जो होता है परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। लॉजिक पावर बच्चों का होता है, लेकिन बहुत हद तक क्या होता है? गलत ही होता है। मैम उस समय ठीक वो है। इस इनिशियल पॉइंट पर होता है। इनिशियल पॉइंट पर होता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, खिलौनों की आयु किसको कहेंगे? मैम आयु प्री चाइल्डहुड को ही। प्री चाइल्डहुड को। और गैंग एज किसको कहेंगे? उसी को मैम। पोस्ट चाइल्डहुड प्री मैम। चाइल्डहुड को। मैम पोस्ट पोस्ट चाइल्डहुड। चाइल्डहुड बोलने से पहले सोचिए। पोस्ट चाइल्डहुड को गैंग एज कहेंगे। एलिमेंट्री स्कूल स्टेज। चाइल्डहुड मैम पोस्ट चाइल्डहुड। पोस्ट चाइल्डहुड, एलिमेंट्री स्कूल स्टेज, पोस्ट चाइल्डहुड। ठीक है। अच्छा, पोस्ट चाइल्डहुड में मैम बच्चों में, हाँ बोलिए निशांत जी। निशांत बोल रहे, शुभानु जी बोलिए मैम क्या? मैम हम लीव लेना चाहते हैं मैम, ये तबीयत खराब सा लग रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, लीव ले लीजिए। ठीक है शुभानु जी, चले जाइए। चलिए, जितने भी लोग प्रेजेंट है बताइए तो क्या हम क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो प्री चाइल्डहुड हम लोग का बताइए तो मिडिल, हम लोग प्री चाइल्डहुड पढ़े, हम लोग पोस्ट चाइल्डहुड पढ़े, इसके बीच में भी एक होता है स्टेज। ठीक है। उसको मध्य मिडिल बाल्यावस्था चाइल्डहुड मैम। कहते हैं। उसका मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं। उसका एज क्या होता है? 6 मैम से 7 11 से मैम। 12। 7 से 12। 11 मैम। मैम। 7 से 7 से 11। 11। 7 से 11 होता 7 है हम से लोग का 11 मिडिल चाइल्डहुड। ठीक है। अच्छा ये बताइए तो हम लोग का उत्पाती या उद्यमी अवस्था किसको कहेंगे? प्रॉब्लम्स ऑन पोस्ट स्टेज, चाइल्डहुड। पोस्ट चाइल्डहुड। पोस्ट पोस्ट चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मिडिल और समस्या बाहुल्य स्टेज किसको कहेंगे? मैम किशोरावस्था में। पोस्ट। समस्या बाहुल्य हो जाएगा हम लोग का किशोरावस्था। अच्छा ये वीर किशोरावस्था। पूजा क्या होता है? ये वीर पूजा मैम हीरो वर्शिप, मतलब किसी अपने कैरेक्टर आप को को। देख के जब हम उसको जी फॉलो मैम। करते हैं हम्म, तो वही वीर पूजा कहा जाता है मैम। मतलब उस कैरेक्टर्स को हम अपना आइडल मान लेते हैं, उसके अनुसार हम सारा वर्क करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, हर एक चीज उसके अनुसार करते हैं, उसी की पूजा करते हैं। ठीक है। वो हम लोग का क्या कहलाएगा? वीर पूजा। ठीक है। अच्छा इस स्टेज में, किस स्टेज में बच्चों में जो इमोशन जो होता है या फिर उनका इंटरेस्ट जो होता है, वो जो होता है एक जगह स्थिर नहीं रहता है। ठीक है। कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट जो होता है वो बदलते रहता है, चेंज होते रहता है? किशोरावस्था में। उत्तर किशोरावस्था में। बाल्यावस्था। यस मैम। पोस्ट उत्तर चाइल्डहुड बाल्यावस्था, पोस्ट चाइल्डहुड में बच्चों का जो भी इंटरेस्ट है वो चेंज होते रहेगा। ठीक है। अच्छा कौन सा ऐसा स्टेज होता है जिसमें बच्चों में जो ना एकदम फ्रेंड सर्कल जो बनता है, उनका एकदम घनिष्ठ दोस्ती होती है, फास्ट फ्रेंडशिप होता है किस स्टेज में? किशोरावस्था फॉरएवर वाला एडोलेसेंस किशोरावस्था। किशोरावस्था। किशोरावस्था में। पहचान संबंधी प्रॉब्लम कौन से स्टेज में आ जाएगा? शैशवावस्था। पहचान संबंधी
शैशवावस्था में बच्चे को अपने पहचान की क्या चिंता होगी, क्या अपना पहचान बनाएगा समाज में वो? सॉरी किशोरावस्था adolescence किशोरावस्था मैं adolescence जानने वाला बोल रहे हैं। बाल्यावस्था मैम। अच्छा, ईश्वर के प्रति यानी कि हम लोग का गॉड एंड रिलीजियस के प्रति जो फेथ होता है वो कौन से स्टेज में आ जाएगा? किशोरावस्था में मैम। किशोरावस्था। किशोरावस्था में आ जाएगा। चलिए, लगभग आप लोगों को सब चीज समझ में आ गया है। ठीक है। अच्छा, किशोरावस्था को हम लोग संधि काल यानी कि ट्रिटी एज जो कहते हैं, क्यों कहते हैं बताइए तो? परिवर्तित एज इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं? ट्रांजिशनल पीरियड इसको क्यों कहते संधि हैं? काल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाल्यावस्था और वयस्कावस्था की संधि का काम करता है, दोनों के मध्य में आता है। दोनों के बीच का काल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? संधि काल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इस स्टेज में बच्चों में ईगो सेंट्रिज्म होता है। एडोलेसेंस स्टेज में बच्चों में ईगो सेंट्रिज्म होता है मैडम, जी लेकिन मैम। कम। नहीं मैम, इसमें शैशवावस्था की तरह ही इसमें भी खूब होता है मैम। शैशवावस्था की adolescence में तरह होता है स्टेज मैडम। में भी बच्चों में ईगो सेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रवाद होता है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है बच्चे जो है ऐसा नहीं है कि वास्तविकता से एकदम दूर है, फैक्ट के बहुत करीब रहते हैं। दुश्चिंता जैसी भावना कौन से स्टेज में बच्चों में आती है? क्या मैडम? किशोरावस्था में मैम। किशोरावस्था में मैम। अपने प्रति वो जो है गलत गलत थिंकिंग रखते हैं, किशोरावस्था। चलिए, इसके बाद आप लोग को कल कोई पीडीएफ नहीं मिला है? नो मैम। नो मैम। मैम हमको एक भी पीडीएफ नहीं मिला अभी तक। ले दीजिए। नहीं, ये इस ग्रुप में भेजा गया था, मिला होगा। आया है? कौन से ग्रुप में आया है? तो जीके के लिए आता है मैम। नहीं, एक बार पीडीएफ भेजा गया है, देखिए। वो adolescence का भेजा गया है। एक बार तो मैम चेक पहले वाला बोल रही है, अभी वाला नहीं पूछ रही हैं। हम पहले अभी वाला हम पूछ रहे हैं। कल हम एक टॉपिक के लिए बोले थे पीडीएफ को भेजने के लिए। मैम नहीं आया ग्रुप में सिर्फ तो जीके मैम वाला अभी वाला क्वेश्चन नहीं आता है, है। पहले वाला है। करंट अफेयर्स था। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, छोटा सा टॉपिक है। हम लोग अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, शारीरिक विकास तथा क्रियात्मक विकास। शारीरिक विकास तथा क्रियात्मक विकास। अच्छा निधि जी, ये बताइए तो डेवलपमेंट ma'am। जो बच्चों का डेवलपमेंट जो बच्चों का होता है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है या सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा? स्पेशल से सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। और बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है, जो मोटर डेवलपमेंट बच्चों का हो रहा है बॉडी का, वो क्या होता है? हम लोग का स्थूल से सूक्ष्म की ओर होगा, यानी कि बहुत बड़े पैमाने से छोटे पैमाने की ओर होगा, या फिर छोटे से बड़े पैमाने की तरफ जाएगा? छोटा से बड़ा। छोटा से नो बड़ा। मैम, बड़ा से छोटा होता है। बड़ा से स्थूल बड़ा से यानी कि होता है। पहले वाइड तरीके से होगा, इसके बाद जो हम लोग का क्या होगा, बच्चे छोटे छोटे अपने बॉडी पार्ट्स पर कंट्रोल करना सीखते हैं। पहले हम आप लोग को क्या बताए थे, बच्चा पूरा हाथ पैर पटकता है, इसके बाद वो हाथ की उंगलियों पर या फिर किसी चीज को पकड़ने, मुट्ठी बांधने में, इन सब चीजों में बच्चा एबल होता है। समझ में आया? तो बच्चों का जो पेशीय विकास होता है यानी कि उनका मोटर डेवलपमेंट होता है, वो पहले क्या होगा, वो बहुत ही वाइड तरीके से होगा। इसके बाद जो है वो बहुत ही शॉर्ट यानी कि छोटे छोटे अंगों पर, छोटे छोटे पार्ट्स पर जो बच्चा अपना कंट्रोल बाद में करना होता है। सीखेगा। समझ में आया? और अब हम लोग का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट। पहले हम लोग के अंदर जो है नॉर्मल जो भी गुण होता है, जो भी क्वालिटी आती है वो सब आएगी। इसके बाद हम लोग में कोई विशिष्ट, कोई स्पेशल क्वालिटी आएगा, कोई स्पेशल गुण आएगा। जैसे कि आप लोग को एग्जांपल दिए थे, सचिन तेंदुलकर पैदा होते ही एक महान क्रिकेटर नहीं बन गया था। वो जन्म लिया था, शैशवावस्था में आया, चलना सीखा, बोलना सीखा, खाना सीखा, इसके बाद बैट पकड़ना सीखा, इसके बाद वो एक महान क्रिकेटर बना। विशिष्ट गुण जो भी आते हैं, स्पेशल क्वालिटी जो भी आती है, वो बाद में आती है। पहले हर इंसान जो है सामान्य रूप से ही जन्म लेता है। चलिए आप लोग सब कोई कॉपी निकाल लेंगे।
लिखिए, शारीरिक विकास तथा क्रियात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट। आगे बोले, ये टॉपिक है, अभी हम लोग का ये न्यू टॉपिक है। यस मैम। लिखिए, एक स्वस्थ बालक यानी कि एक हेल्दी, ये क्या नाम है, ज्योति जी, आप हिंदी में लिख लेंगी ना? हाँ मैडम। लिखिए, एक स्वस्थ बालक ही स्कूल में दी गई शिक्षा का पूरा पूरा लाभ उठा सकता है। एक स्वस्थ बालक ही स्कूल में दी गई शिक्षा का पूरा पूरा लाभ उठा सकता है। अतः शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के शारीरिक विकास को अतः शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के शारीरिक विकास को एक महत्वपूर्ण विषय मानकर उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। एक महत्वपूर्ण विषय मानकर उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। आगे लिखिए, शारीरिक विकास से तात्पर्य यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट से तात्पर्य बालकों में उम्र के अनुसार शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात का मतलब वो हम लोग का ये वेट हो जाएगा, ठीक है। शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, कॉमा देके लिखते जाइएगा। हड्डियों, मांसपेशी का मतलब मसल्स हो जाएगा, ठीक है। हड्डियों, मांसपेशियों, दांत तथा तंत्रिका तंत्र में यानी कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का मतलब नर्वस सिस्टम होता है। दांत तथा तंत्रिका तंत्र में समुचित विकास से होता है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि खाली हाथ पैर सिर ये सब बढ़ रहा है, आपका हर एक चीज बढ़ेगा। आपका दांत भी ग्रो करेगा, आपका वहां पे हम लोग का नर्वस सिस्टम जो बॉडी के अंदर है वो भी ग्रो कर रहा है, हम लोग के मसल्स ग्रो कर रहे हैं। हड्डियां जो छोटी थी, जन्म लेने के समय हड्डी छोटी रहती है, वो हड्डी भी हम लोग का ग्रो कर रहा है, ठीक है। शरीर का अनुपात बढ़ रहा है यानी कि चौड़ाई, उसका वेट बढ़ रहा है। ये सभी चीज हम लोग का क्या करता है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चलता है कि बालकों में शारीरिक विकास एक समान गति से हमेशा नहीं होता है। बालकों में शारीरिक विकास एक समान गति से हमेशा नहीं होता है। बालकों में शारीरिक विकास एक समान गति से नहीं होता है। कभी तो यह तेजी से होता है, कभी तो यह तेजी से होता है और कभी मंद गति से। कभी तो यह तेजी से होता है और कभी मंद गति से।
चलिए आगे लिखिए। मेरेदिफ एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, MEREDIPH, MEREDIPH। मेरेदिफ के अध्ययनों से यह पता चलता है कि शारीरिक विकास की 4 भिन्न अवस्थाएं होती हैं। शारीरिक विकास की 4 भिन्न अवस्थाएं होती हैं। दो भिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिनमें 2 में शारीरिक विकास की गति जिनमें 2 में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। जिनमें 2 में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है और 2 में मंद होती है। ठीक है, और 2 में मंद होती है। हम लोग अभी डेवलपमेंट पढ़े, उसमें क्या पढ़ेगी, शैशवावस्था में और किशोरावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, और जबकि हम लोग का कौन सा बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था में शारीरिक विकास जो है धीमे से होता है। ठीक है, चलिए मंद पड़ जाता है। एक नोट लिखिए, नोट लिखकर लिखिए इसको। शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। उत्तर बाल्यावस्था में इसकी गति में मंदता आ जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में इसकी गति में मंदता आ जाती है। पुनः किशोरावस्था में इसकी गति तीव्र हो जाती है। पुनः किशोरावस्था में इसकी गति तीव्र हो जाती है। जिसे मनोवैज्ञानिकों ने तरुण विकास लहर, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने तरुण विकास लहर कहा है। इसके बाद बालकों के शारीरिक विकास में मंदता आ जाती है। इसके बाद बालकों के शारीरिक विकास में मंदता आ जाती है। फिर अंतिम अवस्था या वयस्कावस्था में उनका शारीरिक विकास जिस ऊंचाई तक पहुंच जाता है, उनका शारीरिक विकास जिस ऊंचाई तक पहुंच जाता है। मैम रिपीट करिए।
फिर अंतिम अवस्था या वयस्कावस्था में उनका शरीर जिस ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिस ऊंचाई तक पहुंच जाता है वह बुढ़ापे तक बना रहता है, वह बुढ़ापे तक बना रहता है। हालांकि वजन में वृद्धि होती रहती है, हालांकि वजन में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, नोट में क्या हम लोग पढ़े कि बच्चे का शैशवावस्था में ग्रोथ बहुत तेजी से होगा, फिर उत्तर बाल्यावस्था में धीमी पड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर किशोरावस्था में फिर से तेजी से होगा, फिर हम लोग का क्या है प्रौढ़ावस्था यानी कि ओल्ड स्टेज जब बच्चों का आएगा, बच्चे तो नहीं रहेंगे उस समय, उसमें फिर से अगेन मंद पड़ जाएगा, और वहां पे जो बच्चों का ग्रोथ हुआ है वो ग्रोथ क्या होता है, वहां पे स्टॉप हो जाता है, और वही ग्रोथ जो है उनके बुढ़ापे तक चलता है। हाँ, क्या होता है, उनका वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ सकता है, वजन घट सकता है, चौड़ाई में हम लोग का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन उनका ग्रोथ जो रहेगा वह वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ग्रोथ में कोई उनको परिवर्तन अब हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है हम लोग का फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट अलग है, क्रियात्मक में अलग है, जहां पे हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं वो चीज आ जाएगा, दोनों को एक मत समझिएगा। फिजिकल डेवलपमेंट जिसमें बच्चों का जो भी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, हाथ पैर शरीर हड्डियों का बढ़ना, ठीक है, मांसपेशियों का बढ़ना, ये सब ग्रोथ कहलाता है। और मोटर डेवलपमेंट अलग होता है, उस टॉपिक को हम लोग इसके बाद जानेंगे। चलिए आगे का पॉइंट लिखिए, ये है हम लोग का मोटर डेवलपमेंट। आगे पॉइंट लिखिए, हेडिंग दीजिएगा क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास कौमा गत्यात्मक विकास, मैम फिर से। क्रियात्मक विकास कौमा गत्यात्मक विकास। मैम वो कौन सा विकास है? ये आप हेडिंग दीजिए ना, आपको बता रहे हैं, ये हम लोग का मोटर डेवलपमेंट है। अभी हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट पढ़े, केवल उसका इंट्रोडक्शन जाने की फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। अभी हम लोग मोटर डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, लिखिए क्रियात्मक विकास कौमा गत्यात्मक विकास कौमा पेशीय विकास, पेशीय विकास, पेशीय विकास या गामक विकास, या गामक विकास। ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख दीजिए मोटर डेवलपमेंट। सबका हिंदी में इतना नाम है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, इन सबको एक ही नाम से जानते हैं इंग्लिश में, वो है हम लोग का मोटर डेवलपमेंट। चलिए अब मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, वो फिजिकल डेवलपमेंट पढ़े थे हम लोग, ये है हम लोग का मोटर डेवलपमेंट। लिखिए इसको डील कीजिए। देखिए क्रियात्मक विकास बालकों में, क्रियात्मक विकास बालकों में महत्वपूर्ण विकास में से एक है। महत्वपूर्ण विकास में से एक है, क्योंकि इस पर, क्योंकि इस पर अन्य दूसरी तरह, क्योंकि इस पर अन्य दूसरी तरह का विकास, अन्य दूसरी तरह का विकास सीधे आधारित होता है, क्योंकि इस पर अन्य दूसरी तरह का विकास सीधे आधारित होता है, यानी कि डिपेंडेंट होता है।
इस मोटर डेवलपमेंट पे बाकी और जितने भी डेवलपमेंट है वो सारे के सारे इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालक में उसकी मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, समन्वय द्वारा यानी कि कोऑर्डिनेशन द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से होता है। अपनी शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। क्रियात्मक विकास को परिभाषित करते हुए हरलॉक मनोवैज्ञानिक का नाम है, एक साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, हरलॉक ने कहा है कि मांसपेशियों तंत्रिकाओं तथा मैडम तंत्रिकाओं ऑर्गन्स ना? हाँ, तंत्रिकाओं यानी कि हम लोग का नर्वस हो जाएगा। ऑर्गन नर्वस सिस्टम जो होता है ना, पूरा बॉडी जिसको कंट्रोल करता है, जिस सब सारे बॉडी पार्ट्स को जो ऑर्डर देता है हम लोग का नर्वस सिस्टम ही ना ऑर्डर देता है मैसेज। हाँ मैडम। चलिए, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका केंद्रों, नर्वस सेंटर, तंत्रिका केंद्रों, नर्वस सेंटर की समन्वित क्रियाओं का मतलब हो जाएगा हम लोग का कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बैलेंस इसको बोल सकते हैं। तंत्रिका केंद्रों की समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना क्रियात्मक विकास कहलाता है। शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना क्रियात्मक विकास कहलाता है। जैसे जिस शिशु के हाथ तथा पैर की मांसपेशियां तथा तंत्रिकाएं
मांसपेशियां तथा तंत्रिकाएं विकसित रहती हैं, मांसपेशियां तथा तंत्रिकाएं विकसित रहती हैं और उन दोनों के बीच और उन दोनों के बीच और उन दोनों के बीच ठीक ढंग से समन्वय होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन होता है, बैलेंस बना रहता है। हाथ, मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र के बीच सही बैलेंस बना रहता है। आप समन्वय की जगह बैलेंस लिख सकती हैं, ब्रैकेट में बैलेंस लिख दीजिएगा, ठीक है। समन्वय होता है उस शिशु में उस शिशु में उस शिशु में हाथ पैर के सहारे चलना, हाथ पैर के सहारे चलना तथा फिर हाथ पैर के सहारे चलना तथा फिर सिर्फ पैर के सहारे चलने की प्रक्रिया तथा फिर सिर्फ पैर के सहारे चलने की प्रक्रिया अधिक तेजी से होती है। सिर्फ पैर के सहारे चलने की प्रक्रिया अधिक तेजी से होती है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। देखिए, क्रियात्मक विकास शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आता है। क्रियात्मक विकास शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आता है। क्रियात्मक विकास शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आता है, पर इसका सीधा सीधा असर पर इसका सीधा सीधा असर सीधा सीधा असर बालकों के अन्य विकास पर भी पड़ता है, पर इसका सीधा सीधा असर बालकों के अन्य विकास पर भी पड़ता है। आगे लिखिए इसमें, वैसे सभी शारीरिक क्रियाएं वैसी लिखिएगा, वैसी सभी शारीरिक क्रियाएं जिसमें ऊर्जा की खपत होती है, यानी कि एनर्जी जिसमें हम लोग का वेस्ट एनर्जी लगता है, ठीक है। वैसी सभी शारीरिक क्रियाएं जिसमें ऊर्जा की खपत होती है और परिपक्वता मैच्योरिटी और परिपक्वता ब्रैकेट में लिख लीजिए मैच्योरिटी की आवश्यकता हो, मैच्योरिटी की आवश्यकता हो, गात्यात्मक विकास के अंतर्गत आएगी। गात्यात्मक विकास के अंतर्गत आएगी। ठीक है, लिखिए, बालकों का हाथ पैर चलाना, जैसे करके लिखिएगा, जैसे जैसे बालकों का हाथ पैर चलाना कॉमा बैठना कॉमा चलना कॉमा दौड़ना
कॉमा गुटकना, दोनों हाथों और पैरों के सहारे जो चला जाता है ना, जिसको माओ बनकर चलना कहते हैं। पता नहीं आप लोग के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गुटकना उसको कहेंगे, ठीक है। गुटकना, कॉमा लिखना, लिखना इत्यादि क्रियाएं गात्यात्मक क्रियाएं हैं। इत्यादि क्रियाएं गात्यात्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। चलिए, पहले फिजिकल डेवलपमेंट तो आप लोग जानते ही हैं, इसको समझ लीजिए। अब शारीरिक विकास में हम लोग क्या देखे, ऐसा डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या हम लोग देखे, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें बच्चों का क्या हो रहा है, जिसमें बच्चों का ग्रोथ हमको दिख रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसमें बच्चों का क्या हो रहा है, हड्डियों में ग्रोथ हो रहा है, उनके मांसपेशियों मसल्स में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। बच्चे जो है इसमें देखिए, मांसपेशियों में भी ग्रोथ हो रहा है, हड्डियों में भी ग्रोथ हो रहा है, दांत भी उनके बढ़ रहे हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो छोटे छोटे दांत होते हैं, जैसे जैसे ग्रो करते हैं दांत का साइज भी तो बढ़ जाता है, तो दांत में भी ग्रोथ हो रहा है बच्चों का। इसके बाद बच्चों के जो नर्वस सिस्टम है, जब बच्चे छोटे हैं तो बॉडी में जो भी ऑर्गन है वो सब छोटा छोटा है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं तो इंटरनल जो बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है वो भी तो ग्रोथ करते हैं। तो बच्चों के जो नर्वस सिस्टम है वो भी क्या करते हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। इन सब का ग्रोथ होना हम लोग का फिजिकल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। ये हम लोग का क्या कहलाता है, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोग क्या देखे कि बच्चों को 4 स्टेज में बांट दिया गया है। 4 स्टेज में 2 स्टेज में हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, और 2 स्टेजों में उनका डेवलपमेंट क्या हो पाता है, थोड़ा धीरे हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग का फिजिकल डेवलपमेंट कहलाता है। इसके बाद हम लोग का मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट आप लोग पहले भी जान चुके हैं। मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट क्या कहलाता है, यानी कि हम लोग का क्रियात्मक विकास, जिसको क्रियात्मक विकास कहेंगे, जिसको गत्यात्मक विकास कहेंगे, जिसको गामक विकास कहेंगे, जिसको पेशीय विकास कहेंगे। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि इसका सीधा सीधा संबंध बाकी सारे डेवलपमेंट से होता है। जितना भी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है वो सभी के सभी किस पे डिपेंडेंट होते हैं, इस पे डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि हम लोग का इसमें क्या होता है, इस डेवलपमेंट में हम लोग का एक्टिविटी हो रहा है, बच्चे कोई ना कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, बच्चे एक्टिव हैं, बच्चे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखें कि बच्चों का मसल्स तो ग्रो कर रहा है, हड्डियां बढ़ रही हैं, पैर बढ़ रहे हैं, हाथ बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहा है, लेकिन बच्चा जो यहाँ पे चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, चाहे वो अपने दोनों हाथों पैरों की सहायता से चल रहा है या किसी चीज को पकड़ कर चल रहा है, बच्चा यहाँ पे क्या है, एक्टिव है, ठीक है। ये हम लोग का मोटर डेवलपमेंट है, जहाँ पे बच्चों का ये जितने भी हम लोग के फिजिकल डेवलपमेंट हुए, यहाँ पे ये सारे के सारे ऑर्गन एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। चाहे बच्चे का नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है, नर्वस सिस्टम हम लोग का कैसे वर्क करता है, मान लीजिए सपोज दैट हम लोग कोई वर्क करते हैं, हम यहाँ अपना हाथ हिला रहे हैं, चाहे हम अपना मुंह हिला रहे हैं, चाहे हम अपने आंख की पुतलियों को हिला रहे हैं, हमारा नर्वस सिस्टम हमको बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तब ना हम वो सब चीज कर रहे हैं कि तुमको हाथ को ऐसे करना है। चाहे हम लोग जो है ये पढ़े हैं, साइंस में पढ़े हैं कि जब अचानक से जब हम लोग का कुछ भी कहीं कांटे पर या फिर गर्म चीज पर हाथ पड़ जाए, चाहे कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तो हम लोग तुरंत अपने हाथों को या पैरों को या फिर उस ऑर्गन को जो इफेक्ट हो रहा है उसको तुरंत हटाते हैं। इसका ऑर्डर कौन देता है, हम लोग को नर्वस सिस्टम देता है। ऑर्डर तो यही दे रहा है ना कि उस चीज को हटाओ, ऑर्डर आता है, हम लोग अपने उस ऑर्गन को वहां से हटाते हैं, हाथ को हटाए, चाहे पैर में कोई कांटा चुभ गया तो पैर को हटाए, हटाते हैं ना। तो ये क्या है, ये हम लोग का यहाँ पे जो भी ऑर्गन है ये एक्टिव है, यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव है, ये एक्टिवली यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। केवल ग्रो करना ये फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आ रहा है, लेकिन इसमें जो एक्टिविटी हो रही है, जो ये वर्क कर रहा है, ये हम लोग का मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। हमारे हाथ बढ़ गए, पैर बढ़ गए, ये हमारा फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आया, लेकिन हम उन हाथ पैरों की सहायता से चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है, गुटक कर चल रहे हैं, अपने मसल्स की सहायता से, दांतों की सहायता से, दांत तो बढ़ गया, अब दांतों की सहायता से फूड को क्रश करके खा रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे हम एक्टिव है, यहाँ पे हम उसके थ्रू वर्क कर रहे हैं। जहां उसके थ्रू वर्क हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, वो हम लोग का मोटर डेवलपमेंट कहला रहा है, ठीक है। वो क्या कहलाएगा हम लोग का मोटर डेवलपमेंट। देखिए बोल क्या रहा है हम लोग का कि हाथ पैर का बढ़ना या जिस भी अंग का बढ़ना। अब हम अपना यहाँ पे देखिए मसल्स के थ्रू हम बोल भी रहे हैं,
हाथों को भी हाथों का भी इशारा कर रहे हैं, हाथों से भी हम वर्क कर रहे हैं। तो हमारा इसमें मसल्स में और हाथ में इन दोनों में कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। हम इन दोनों को क्या करके रखे हैं, बैलेंस करके रखे हैं, हम दोनों का इस्तेमाल एक साथ कर रहे हैं। बच्चे को शुरुआती दौर में हम लोग देखते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है शुरुआत में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चों का सारे ऑर्गन्स के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं आता है, ठीक है। वो बैलेंस नहीं बना पाता है, वो एक साथ अपने हाथ पैर सबको बैलेंस करके काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, यानी कि हम अपने आंखों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने हाथ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ हम बोल भी रहे हैं। हम इन सब पे कोऑर्डिनेशन बना के रखे हैं, तब तो इतना बैलेंस बना के रखे हैं कि हम एक साथ 2-3 ऑर्गन्स के साथ एक साथ वर्क कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन बना के रखे हैं, और ये कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू आया है, हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, उसमें मैच्योरिटी आती है, तो ये कोऑर्डिनेशन हम लोग का बनता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। शुरुआती दौर में क्या है, बच्चों को हम एक साथ 2-2 वर्क बोलेंगे इस हाथ से भी सामान पकड़ो और इस हाथ से खा लो, तो बच्चा नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग क्या है, धीरे धीरे हम लोग में मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है। हम लोग परिपक्व हो रहा है, हमारा बॉडी भी क्या हो रहा है, मैच्योर होते जा रहा है, मसल्स स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो हम लोग ये कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं। हम बोल भी रहे हैं, हम लिख भी रहे हैं, हम साथ साथ टीवी भी देख रहे हैं, हम सारे काम को कर रहे हैं, यानी कि हम अपना सारा सेंस ऑर्गन को एक साथ इन्वॉल्व करके हर एक चीज का इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। हम अगर टीवी में कोई न्यूज देख रहे हैं, तो उसको भी हम अपने माइंड में स्टोर करके रखे हैं। अगर हम कुछ लिख रहे हैं, तो वो क्या लिख रहा है वो भी हम चीज जान रहे हैं, ठीक है। साथ में हम कुछ अपना दूसरे हाथ से अगर फ्री है, तो उससे भी कोई वर्क कर रहे हैं, तो हम सभी का कोऑर्डिनेशन बना के रखे हैं, सभी को एक साथ अरेंज करके हम वर्क कर पा रहे हैं ना। शुरुआती दौर में बच्चों में ये चीज नहीं होता है। हम क्या बोले थे एक क्वेश्चन कि शुरुआत में बच्चों का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या होता है, स्थूल यानी कि वाइड। पहले क्या होता है, बहुत ही वाइडली होता है, ठीक है, विस्तृत पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे बच्चा पूरा अपना हाथ पैर को बेड पे पटकेगा, क्योंकि वो सबके बीच केवल हाथ को मुट्ठी को बांधना या फिर उंगलियों का इस्तेमाल करना बच्चे को उस समय नहीं आता है, ठीक है। अपने मसल, अपने आंख की पुतलियों को जहां से साउंड आ रहा है उसकी तरफ घुमा पाना, ठीक है, वो सब चीजों में बच्चों में वो क्वालिटी शुरू में नहीं होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, पूरे हाथ पैर को पटकता है। इसके बाद धीरे धीरे बच्चों में हाथ में कंट्रोल करना सीखेगा, उंगलियों पर कंट्रोल करना सीखेगा, मुट्ठी बांधना सीखेगा, किसी चीज को पकड़ना सीखेगा। शुरुआती दौर में जब बच्चा एकदम छोटा होता है, देखिएगा उसको उंगली भी पकड़ाइएगा तो उससे मुट्ठी नहीं बनता है, वो मुट्ठी नहीं बांध पाएगा। क्यों नहीं बांध पाएगा, क्योंकि उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, वो सब में बैलेंस बना के एकजुट करके हर वर्क करने में वो सक्षम नहीं होते हैं बच्चे, ठीक है। और ये क्वालिटी धीरे धीरे जब बच्चों में मैच्योरिटी आएगी, उसके मसल्स स्ट्रांग होंगे, ठीक है, या फिर सारे हम लोग के नर्वस सिस्टम जो मैच्योर होंगे, तब ये क्वालिटी बच्चों में आती है। तो हम लोग एक्टिवली जहां वर्क कर रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर है, लेकिन उसी बॉडी पार्ट्स के थ्रू हम लोग जहां वर्क कर रहे हैं, अपने नर्वस सिस्टम का हम लोग यूज करके, अपने सारे ऑर्गन को कोऑर्डिनेशन करके कोई वर्क कर रहे हैं। हाथ पैर जो है उसके सहारे हम लोग चल रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, उंगलियों के सहारे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। आंखों की पुतलियों को हम जहां मन वहां घुमा ले रहे हैं, जैसे मन वैसे देख ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का हम लोग क्या है, एक्टिव है, हम लोग एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। ये हम लोग का क्या कहलाएगा, मोटर डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं? यस मैम, समझ आ गया। और हम लोग केवल ग्रो, मान लीजिए बच्चे का शरीर है, केवल ग्रो कर गया, हाथ लंबा हो गया, पैर लंबा हो गया, सिर बड़ा हो गया, दांतें बड़ी हो गई, और उसके थ्रू कोई वर्क भी नहीं हो रहा है, तो उस डेवलपमेंट का कोई मतलब निकल रहा है? वो डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? ताकि हम लोग उसके थ्रू कुछ वर्क कर सके, अपना फिजिकल वर्क कर सके, या फिर कुछ और वर्क कर सके, जिससे हम लोग क्या करें, डेवलप कर सके, कुछ सीखे, कुछ जाने, कुछ करें। तो जब हम लोग वो सब चीजें नहीं कर पाएंगे, तो डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। देखिए वो यहाँ पे जैसे हम लोग का एक एग्जाम्पल था, और जहां पे हम लोग का ऊर्जा जहां लग रहा है, जहां पे हमारी एनर्जी लग रही है, हम लोग जहां वर्क करते हैं, एनर्जी भी हम लोग की 2 तरह से लगती है। जब हम कोई ज्यादा वर्क करते हैं, मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, हमारी एनर्जी ज्यादा लग रही है, ठीक है, लेकिन हम पेन से लिख रहे हैं, उसमें भी हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, लेकिन एनर्जी क्या लग रही है, कम लग रही है, और है ना। एनर्जी कहीं हम लोग का ज्यादा लगता है, कहीं कम लगता है, लेकिन ये सब हम लोग का मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, सब का सब। हम लिख भी रहे हैं तो भी हमारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, हम दौड़ भी रहे हैं तो भी एनर्जी लग रहा है, हम बोल भी रहे हैं तो भी हमारा एनर्जी लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि हम आंखों से देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या कानों से सुन रहे हैं, उसमें भी हमारा एनर्जी लग रहा है, हम वहां पे एक्टिव हैं,
हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, माइंड में स्टोर कर रहे हैं, ये सब हमारा वर्क हो रहा है। ठीक है, ये सब हम लोग का फिजिकल मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। गुटकना, चलना, दौड़ना, लिखना, ये सब हम लोग का यहाँ पे हम लोग जहाँ पे हम लोग का, जैसे कि हम लोग वर्ब पढ़ते हैं ना, वर्ब क्या है, तो जितने भी एक्टिव वर्ब मतलब जितने भी वर्किंग वर्ड्स है वो सब हम लोग के वर्ब कहलाते हैं, जहाँ पे वर्क हो रहा है, जहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, वो सब यहाँ पे भी जहाँ पे वर्क हो रहा है, जहाँ पे हम लोगों के थ्रू, हमारे बॉडी पार्ट्स के थ्रू, बॉडी ऑर्गन के थ्रू काम हो रहा है, वो सब हम लोग का मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें और हम लोग का 2 पेज है, कल खत्म कर देंगे इसको, कल का कल खत्म कर देंगे। मैडम ग्रोथ डेवलपमेंट ये सब तो हम नहीं पढ़े हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नोट्स मिल जाएगा, हम बता देंगे आपको। ठीक है, किसी दिन मैडम बहुत कुछ आज जो क्वेश्चन पूछ रही थी ना, वो सब हम नहीं पढ़े हैं। हाँ, तो आप स्टार्टिंग में नहीं जुड़ी होंगी, इसलिए हम बता देंगे आपको। ठीक है, हम लोग को ये जो टॉपिक आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट जो दिया हुआ है बस इंट्रोडक्शन के लिए दिया हुआ है, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही हम लोग का मोटर डेवलपमेंट आता है, इसीलिए उस टॉपिक को इसमें डाला गया है। मेन हम लोग को इसमें पढ़ना है मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, और हम लोग मोटर डेवलपमेंट में और आगे क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन जो आता है बहुत ईजी आता है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या क्या आएगा, जब हम लोग बड़े मसल्स का वर्क करते हैं ना, बड़े मसल्स के थ्रू काम कर रहे हैं, वो हम लोग का ग्रॉस में आ जाता है। जब हम लोग छोटे मसल्स के थ्रू वर्क करते हैं, वो हम लोग का फाइन में आ जाता है। जैसे कि हम लोग पेंसिल से लिख रहे हैं या पेन से लिख रहे हैं, केवल हमारे उंगलियों की मांसपेशियां वर्क कर रही है, बाकी कोई बॉडी पार्ट्स नहीं हिल रहा है, तो हमारा ये क्या आ गया, फाइन मोटर डेवलपमेंट में आ जाता है। ग्रॉस में क्या आ जाएगा, हम स्विमिंग कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, हम जंप कर रहे हैं, जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियां काम कर रही है, ठीक है, बड़े मसल्स काम कर रहे हैं, वो हमारा ग्रॉस के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम आप लोग को कल क्लियर कर देंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कल का कल खत्म हो जाएगा। कल खत्म हो जाएगा तो परसों हम आप लोग को इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी वाला करवा देंगे टॉपिक। और आप लोग थोड़ा कंटिन्यू जुड़िए, क्योंकि आप लोग को हम बोले अप्रैल में फॉर्म निकलेगा, अप्रैल में आप लोग को फॉर्म भरना है और जून जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा। मैडम मेरा डीएलएड है। हाँ, तो क्या हुआ, डीएलएड है तो फॉर्म भर सकती हैं आप। तो आप डीएलएड क्यों की ज्योति जी, बीएड क्यों नहीं की? मैडम डीएलएड मेरे हस्बैंड बोले। अच्छा, पहले क्या था ना, प्राइमरी सेक्शंस वाला जितना भी जॉब था, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में, वो डीएलएड वालों के लिए रिजर्व था। लेकिन अब क्या है, अब बीएड वाले भी भर सकते हैं इसमें, प्राइमरी सेक्शन 1 to 5 वाला। लेकिन वही डीएलएड वाले जो है आपका हायर सेकेंडरी वाला नहीं भर सकते हैं, 6 to 8 वाला नहीं भर सकते हैं। आप उसमें बीएड वाले लोग भर सकते हैं। बीएड वाले भर सकते हैं, लेकिन डीएलएड वालों के लिए वो नहीं है। डीएलएड वाले 6 to 5 के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। पहले बीएड वालों को भी मना किया गया था कि बीएड वाले 1 to 5 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, प्राइमरी सेक्शन जो है डीएलएड वालों के लिए रिजर्व है। लेकिन बाद में बहुत बहस हुआ और बीएड वाले बहुत हंगामा किए, तो इसको छूट दे दिया गया कि बीएड वाले प्राइमरी सेक्शन में भी भर सकते हैं। लेकिन बीएड वालों के लिए क्या बेनिफिट है, बीएड वाले 1 to 5 भी भर सकते हैं, 6 to 8 भी भर सकते हैं, लेकिन डीएलएड वाले 1 to 5 ही भर सकते हैं ना, 6 to 8 में नहीं जा सकते। ये दिक्कत हो जाता है। इसीलिए मैडम हम भरे थे कि प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे हाँ मैडम, प्राइमरी लेवल का रिक्वायरमेंट में बहुत निकलता है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, लेकिन हम दोनों का चांस रखेंगे ना, किसी एक के लिए क्यों, ऑप्शन एक ही ऑप्शन क्यों रखेंगे, दोनों ऑप्शन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा कोई बात नहीं, आप दोनों फॉर्म भरिएगा, आप 1 to 5 का भी सीटेड वाला फॉर्म भरिएगा, 6 to 8 वाला भी भरिएगा, दोनों भरिएगा। मैडम उसमें क्या मतलब कि भर सकते हैं? हाँ, भर सकती हैं। तो जैसे कि मेरा डीएलएड ही क्वालिफिकेशन है, मतलब कि, और बीएड का नहीं है, फिर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों का फॉर्म भरिए ना, आप 1 to 5 भरिए, 6 to 8 भरिए, आप दोनों में क्वालिफाइड होंगी, आपके पास डिग्री रहेगा। ठीक है, जरूरी प्राइवेट सेक्टर में भी तो हम लोग का सीटेट लेता है, सीटेट में ऑप्शन देता है 6 to 8 भी देता है ऑप्शन मैम सीटेट में, डीलेड वालों हाँ के लिए।
डीएलएड वालों के लिए, हाँ डीएलएड वाले दोनों कर सकते हैं, दोनों में क्वालिफाइड होंगे, दोनों के लिए उनका वो डिग्री वैल्यू है, दोनों कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की बात कर रहे हैं। डीएलएड वालों के लिए 6 to 8 का फॉर्म के लिए वो नहीं भर सकते हैं ना, वो लोग को उसके लिए एबल नहीं माना गया है। मैडम इसीलिए मेरे हस्बैंड पूछे थे एक टीचर से, वो बोले थे हाँ, कि डीएड करवाएंगे कि बीएड करवाएंगे। तो वो बोले कि वो डीएलएड ठीक है, बेटर है, क्योंकि उसमें है ना ज्यादा मतलब वर्कलोड नहीं वैकेंसी रहता। ज्यादा निकलता है, 1 to 5 वालों का वैकेंसी ज्यादा निकलता है डीएलएड वालों का, इसमें टीचर्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है। लेकिन इसमें तो अब तो बीएड वाले भी भर सकते हैं ना, यहाँ पे तो ये बात हो गया ना, हाँ दोनों ही भर। मैडम, ये नहीं पता था मैडम, तो अभी पता चला आपसे। बीएड, अब बीएड हमारा बीएड है तो हम 1 to 5 भी भर सकते हैं, 6 to 8 भी भर सकते हैं, दोनों मेरे लिए ऑप्शन है। लेकिन आपके लिए तो एक ही ऑप्शन रह जाता है ना, आप 6 to 8 वाला फॉर्म नहीं भर सकते हैं, 6 to 8 के बच्चों के लिए आप नहीं फिल कर सकती हैं। लेकिन सीटेट आप दोनों में क्वालिफाइड हो सकती है, सीटेट के लिए आप दोनों का फॉर्म भरिएगा। बीएड सीटेट ये वाले नहीं होता 12 है कि तक भर डीएलएड देंगे वाले मैम। केवल 1 to 5 का ही फॉर्म भरेंगे और 1 to 5 में ही क्वालिफाइड होंगे। सीटेट के लिए बोलता है, हम लोग का सीबीएसई बोलता है कि आप दोनों का फॉर्म भरिए, चाहे वो बीएड हो चाहे वो डीएलएड हो, आप दोनों में क्वालिफाइड होंगी, आपको दोनों के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा। वो तो बात की बात है। बाद में जैसे कि पहले हम लोग को बीएड वाले को 1 to 5 से हटा दिया गया था, बीएड वाले 1 to 5 में गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं भर सकते हैं, लेकिन बाद में हम लोग को ऐड किया गया ना, हो सकता है आप लोग को भी बाद में कुछ किया जाए। डिग्री कभी वेस्ट नहीं जाता है, समझ में आया, चाहे जो भी है। बस आप लोग को थोड़ा ये जो है 6 महीना हमको नहीं लग रहा है 6 मंथ होगा, 6 महीने से कम ही होगा, बस इस पे थोड़ा फोकस कीजिए। एक ही 1 to 5 पे ही फोकस कीजिए, हम नहीं बोलेंगे कि आपको दोनों पेपर पे फोकस करना है, एक ही पे फोकस कीजिए, आप लोग का क्लियर हो जाएगा एक बार में, क्लियर हो जाएगा, इसके बाद सेकंड वाले पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। मैडम ये जो है दोनों के लिए पढ़ाई हो रहा है ना, बीएड और बीएड? ये जो है दोनों के लिए पढ़ाई हो रहा है, इसमें आप फर्स्ट दिन नहीं किया नहीं ज्योति जी, नहीं मैम, एग्जाम ये चल जो रहा हम लोग था। पढ़ रहे हैं इसमें 3 टॉपिक हम लोग का कॉमन है। ये जो हम लोग सीडीपी पढ़ रहे हैं, ये सीडीपी हम लोग 1 to 5 के लिए भी पढ़ रहे हैं, सीडीपी हम लोग 6 to 8 के लिए भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों से पूछा जाएगा। केवल डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का बच्चों का एज क्या होता है, यहाँ पे क्या बताए थे, प्राइमरी लेवल के बच्चों का एज क्या है, 3। 3। वहां पे हम लोग थोड़ा बड़े बच्चों के को ध्यान में रखकर स्टडी करते हैं, यहाँ पे छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर 1 to 5 के बच्चे किस एज के हो जाएंगे, 12 साल तक के बच्चे रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा इस बच्चों को ध्यान में उतना नहीं, उतना आप लोग सोचिए नहीं, बस आप लोग समझिए कि आप लोग दोनों की तैयारी कर रहे हैं। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का सीडीपी हम लोग का क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों का सीडीपी सेम है, दोनों का लैंग्वेज सेम है हम लोगों का, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज जो भी रहेगा, आप फर्स्ट लैंग्वेज जिसमें चूज करती है चाहे उसमें चूज करती है, दोनों हम लोग का सेम रहेगा। ये 3 टॉपिक हम लोग का दोनों में कॉमन है, दोनों में हम लोग को एक ही चीज पढ़ना है। बस एक चेंज क्या हो जाता है बीच में, 1 to 5 में हम लोग को ईवीएस और मैथ्स पढ़ना पड़ता है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 5 के बच्चों तक, 5 क्लास तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 का हमको मैथ्स पढ़ना है और 3 4 5 का हमको ईवीएस पढ़ना है 1 to 5 में। और 6 to 8 में जो है, हाँ 1 मिनट अंकित जी, 6 to 8 में जो है हम लोग को, अगर हमारा आर्ट्स ग्रुप से है तो हम लोग को एसएसटी पढ़ना है, कौन से क्लास का, 6 7 8 का हिस्ट्री पढ़ना है, 6 7 8 का ज्योग्राफी पढ़ना है, 6 7 8 का सिविक्स पढ़ना है। वो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाता है, उसमें 8 हम लोग को 9 बुक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और वही अगर आपका साइंस ग्रुप है, अगर साइंस ग्रुप है तो आपको क्या है, 6 7 8 का साइंस और 6 7 8 का मैथ्स पढ़ना पड़ता है। बोलिए अंकित जी, कुछ बोल रहे थे। मैम मेरी एक सिस्टर है जो ये सीटेट का फॉर्म भरना चाहती है, लेकिन वो ना ही बीएड की है ना ही डीएलएड की है, क्या वो फॉर्म भर सकती है? वो ना पीजी ही की वो हुई है। बीएड है ना ही वो डीएलएड है, वो पीजी है। जी मैम। हाँ पीजी है, भर सकती है।
पीजी बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। मैडम हाँ +2 अगर साइंस से है तो फिर वो साइंस मतलब कि साइंस कर सकते हैं 6, 7, 8। साइंस ले सकते हैं। आपका अगर साइंस है थ्योरी पेपर तो आप साइंस से करेंगे। अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स लेंगी। हम लोग का हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना होगा फिर। ठीक है, आपका साइंस है, आप साइंस, जैसे कि सुभानु जी का साइंस है, वो साइंस, उनका साइंस ग्रुप है, उनको साइंस लेना है। आपका साइंस है, आप साइंस लेंगे। और किनका कितना यहाँ पे साइंस मैम है? +2 में मैडम मेरा मेरा भी साइंस है था। मैम, बॉटनी ऑनर्स। बॉटनी ऑनर्स, आपका भी साइंस है। आपका +2 में, और ग्रेजुएशन में क्या था आपका? ग्रेजुएशन में मैडम मेरा इंग्लिश ऑनर्स। अच्छा, +2 में साइंस था, ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स था, तब आपका साइंस नहीं आएगा, तब आपका ये आ जाएगा, सिविक्स आ जाएगा। मेरा मैथ्स ऑनर्स है मैम। आपका मैथ ऑनर्स है, आपका साइंस रहेगा। आपका साइंस रहेगा। मेरा फिजिक्स है मैम। जिनका साइंस है, ठीक है, जिनका मैथ्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, वो सबका साइंस रहेगा। ठीक है, 6 to 8 में उनका साइंस रहेगा, साइंस, और उनको मैथ्स पढ़ना होगा। 6, 7, 8 का साइंस पढ़ना होगा और 6, 7, 8 का मैथ्स पढ़ना होगा। ठीक है, और जिनका आर्ट्स ग्रुप है, ठीक है, जो आर्ट्स लेके पढ़े हैं, जिनका ग्रेजुएशन आर्ट्स से है या फिर पीजी यूजी आर्ट्स से है, उनको क्या लेना होगा? उनको 6, 7, 8 का हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स पढ़ना होगा। ठीक है मैडम जैसे कि हम हाँ। तो डीएलएड किए हैं, अगर इन केस अगर हम मतलब कि वो जो सीटैट वाला पेपर 2 अगर हम क्वालिफाई कर लेंगे तो वो एलिजिबल हो सकते हैं पढ़ाने हाँ, के लिए क्यों 6 नहीं हो सकती है? मेरे पास बीएड डीएलएड नहीं है। वाले, डीएलएड वालों के लिए सीबीएसई ये तो नहीं बोला है ना कि आप सेकंड पेपर में क्वालिफाइड, आप सेकंड पेपर का फॉर्म नहीं भर सकती हैं या फिर उसमें क्वालिफिकेशन नहीं पा सकती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। आप उसमें क्वालिफाइड होंगे तो आपके लिए, आपके पास एक और डिग्री होगा, आप कहीं अदर जगह उसको यूज कर सकती हैं। ठीक है, बाई चांस कहीं आप लोग को प्राइमरी सेक्शन में के अलावा हम लोग का सेकेंडरी में भी आप लोग को प्लेस दे दे तो वहां पे आप उसको अप्लाई कर सकती हैं। जैसे कि लेकिन हम बीएड लोग, तो मेरा नहीं है ना मैडम। कोई बात नहीं, बीएड नहीं है तो आपका सीटेड हो जाएगा ना, आप सीटेड क्वालिफाइड रहेंगी ना। आजकल जानती हैं सीटेड को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाइए, प्राइवेट सेक्टर में आप बीएड है या डीएलएड है ये नहीं देखेगा, आप फर्स्ट देखता है, फर्स्ट प्रेफरेंस देता है सीटेड वाले को। आप सीटेड क्वालिफाइड है ना, बस। ठीक है, आपको पढ़ाने का क्वालिटी है, बच्चों को समझने की क्वालिटी है, बच्चे को मतलब किस लेवल का बच्चा है, कैसा उसका मेंटल स्टेटस होगा, कैसे हम उसको हैंडल करेंगे, कैसे उसको स्टडी करवाएंगे, ठीक है, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, आपको ये सब आता है। बस वो आपको ये नहीं देखेगा कि आपका बीएड है या डीएड। सीटेड को आजकल फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा है सब। बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि आप जितना भी डिग्री, हजारों डिग्री लेकर जाइए, सीटेड क्वालिफाइड है ना, सीटेड वालों को फर्स्ट वो लोग प्रेफरेंस दे देता है, फर्स्ट वो लोग चांस दे देता है, और सीटेड वालों का सैलरी ज्यादा लगता है, सैलरी उनको इंक्रीज करके देता है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि आप डीएलएड है तो आपको सेकंड नहीं भरना, आप दोनों पेपर भरिएगा, और सभी को दोनों पेपर भरना है, क्योंकि 3 पेपर तो हम लोग का कॉमन है ना उसमें। और अंकित जी, आपको, आपकी बहन जो है ना वो भर सकती है सीटेट का फॉर्म, क्योंकि उनका पीजी है, पीजी लेवल पे भी भरा जाता है। जी थैंक यू मैम। ठीक है, और अप्रैल का चांस है, इसको आप लोग कोई भी हाथ से गवाइएगा नहीं। पिछली बार जैसा हुआ था ना कि बहुत ज्यादा सीट फुल हो गया था, आउट ऑफ स्टेशन दे रहा था, पहले ही आप लोग भरने की कोशिश कीजिएगा। मैम थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर कर देते एक दिन। हम सब शेयर करेंगे, हम आपका बकायदा टेस्ट लेंगे। आप क्यों घबरा रहे हैं अजय जी? प्रीवियस ईयर हम आपको पिछले साल जो पूरा 1 मंथ जो एग्जाम चला था, निशांत जी लोग, पूजा जी थी, टेस्ट दी है, इसमें गायत्री जी है थी, पूजा जी थी, निशांत जी थे, ये लोग टेस्ट दिए हैं। तो अभी थोड़ा ठंड रखिए, अभी तो हम लोग का एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अभी तो उसमें तो क्या होता है, क्वेश्चन केवल एक टॉपिक से नहीं ना आएगा, उसमें तो क्वेश्चन सारे टॉपिक्स के रहते हैं। तो आप उसमें 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आपको समझ में ही नहीं आएगा। यस मैम। कम से कम 2-3 टॉपिक हम लोग को कंप्लीट कर लेने दीजिए, हम आपका खुद ही टेस्ट लेंगे। जितना ज्यादा आप लोग टेस्ट देंगे, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन किस पैटर्न में देगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, वो जानने के लिए आपको, हमको तो सीटेट का क्वेश्चन देना ही होगा, वो आप लोग को सॉल्व करना ही होगा।
ठीक है, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछता है, कैसे घुमा के क्वेश्चंस पूछता है, ऑप्शंस कितना हम लोग का उल्टा-पुल्टा रहता है, कैसे हम लोग को सही ऑप्शंस को चूज़ करना है, कैसे गलत ऑप्शंस को हटाना है, वो सब हम आप लोगों को बताएँगे। लेकिन थोड़ा अभी तो एक ही टॉपिक हुआ है। ठीक है, क्लास ऑफ करें फिर? थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।